हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपने बहुत बहुत बार रिक्वेस्ट किया सर क्वेश्चन बैंक जल्दी जल्दी करा दीजिए, तो मैंने आपको 2020 तक क्वेश्चन बैंक करवा दिया। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक 2020 तक नहीं पढ़ा, 2020 का और 2021 का, तो जरूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और आप जब प्ले लिस्ट में जाके खोज भी सकते हो। तो आज पढ़ेंगे 2019 का क्वेश्चन बैंक, और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही लाजमी है। मतलब आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लगभग 75% सवाल जो है एकदम टैली करता है, जैसे 2021 में टैली किया था। तो चलिए स्टार्ट करें। वन बाय वन सवाल आपको देना है। इस क्वेश्चन बैंक में आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो ही है, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा सवाल, लेकिन एक बार क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का झलक देखना बहुत जरूरी है ना, ताकि आपके मन में संतुष्टि पैदा हो जाए, तसल्ली हो जाए दिल में कि यार मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, और आपको पता भी चल जाए कि कितना क्वेश्चन लड़ता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? द मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूरेनियम इज डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यानी कि यूरेनियम सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा जगह है, और वो जगह कहाँ पड़ता है जी? झारखंड में। बिहार के बगल में, पंजाब के पश्चिम बंगाल के सटे हुए है झारखंड, है ना। तो यहाँ जो है यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? जादूगोड़ा, झारखंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है चावल क्या है? चावल कैसी फसल है? तो आपके एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है चावल कैसी फसल है, गेहूं कैसी फसल है। ये दोनों फसल के बारे में ज्यादा मोस्ट ऑफ मतलब हाईलाइटेड वांटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो चावल जो है खरीफ फसल है। कैसा है? खरीफ फसल है। और वही अगर गेहूं की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? गेहूं क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि चावल जो है खरीफ फसल है, गेहूं जो है रबी फसल है। सवाल पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब कि कृषि पर डिपेंड नहीं करता, कृषि पर, उस कृषि से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। अब देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा सीमेंट को कृषि से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब सीमेंट जो निर्माण होता है ना, इसमें कृषि का कुछ भी नहीं होता। हाँ, सूती वस्त्र जो है यानी कि सूती कपड़ा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो कहीं ना कहीं सूती कपड़ा जो प्राप्त होता है उसका खेती होता है ना। चीनी का तो जानते हैं गन्ना खेती होता है, जूट भी खेती होता है, सूती वस्त्र भी खेती होता है। जैसे जो रुई होता है ना, कॉटन होता है, उसका भी खेती होता है। तो खेती के मतलब क्या हुआ? कृषि। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है सुनामी आती है। सुनामी कहाँ आती है भाई साहब? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे लल्लन टॉप स्टूडेंट हैं जिनको वो भी पता नहीं कि सर सुनामी कहाँ आती है, आसमान में कि समुद्र में। तो भाई साहब सुनामी जो है ना वो समुद्र में आती है, समुद्र में। ठीक है ना, समुद्र में सुनामी आता है, यानी कि समुद्र में जो भूकंप आता है ना उसको भूकंप को सुनामी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? भाई साहब ये सवाल ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन चुका है इस एग्जाम के लिए, यानी कि सोशल साइंस के लिए, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। और आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ कि कोसी नदी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, कोसी नदी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI कानून कब लागू हुआ? कब जो है ना ये फोर्स में आया, इंप्लीमेंट कब हुआ ये कानून? 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये कानून लागू हुआ था 2005 में। ठीक है ना, 2005 में लागू हुआ। तो सबसे पहले याद रखें कि कहाँ लागू हुआ भाई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना सबसे पहले जो है लागू हुआ था। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, पूरा भारत में, लेकिन राजस्थान के नागौर में जो लागू हुआ था ना, तो आप याद रखें सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सबसे पहले राजस्थान के सॉरी
सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे लागू हुआ था 2005 में। ये तो मैं किसी और के बारे में बता दे रहा हूँ, ये हाँ पंचायती राज वाला है, सॉरी। ओके, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 2005 में पूरे भारत में सूचना का अधिकार जो लागू हुआ, आरटीआई। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल में वर्तमान में लोकतंत्र है डियर, ठीक है ना। पहले राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब नेपाल में लोकतंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना होती है 1995 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जी? इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा में। और अगर इसी तरह से बोला WHO बोला जाए तो WHO है ना, तो WHO की स्थापना होती है 1948 में और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। एक होता है ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1929 में, 1919 में, ठीक है ना। और इसका भी मुख्यालय वही है जेनेवा में। 1919 में इसकी स्थापना होती है ILO। तो क्या हो गया? WTO की स्थापना 1995। तो खैर ये तीनों याद रखे, लेकिन सवाल एक ही पूछता, तीनों का हेडक्वार्टर वही जेनेवा में ही है। और जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। भारत का, दुनिया का स्वर्ग है जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 19 है, उसमें सभी नागरिकों को कौन सा कानूनी अधिकार दिया गया है? कौन सा? तो आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कैसा अधिकार? मतलब जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल है ना, हर आर्टिकल में अलग अलग दिया हुआ। तो 19 से 22 तक, ऐसे तो 19 से 22 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन आपको सवाल में 19 पूछा जाएगा तो याद कीजिए स्वतंत्रता का अधिकार। और समानता का अधिकार अगर आ गया ना, तो अनुच्छेद 15 होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल जो है 15 होता है समानता का अधिकार, ठीक है। तो याद रखेंगे, आंसर इसका ए होगा। अगला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। सांप्रदायिक यानी कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब सांप्रदायिक राजनीति, जब भी सांप्रदायिक राजनीति होगा तो मतलब यह है कि एक धर्म या दूसरे धर्म को, एक धर्म दूसरे धर्म को बुरा भला उसको नुकसान पहुंचाना, मतलब धर्म पे आधारित होगा, ठीक है ना। यानी कि धर्म के आधार पे जो है ना वो राजनीतिक किया जाएगा, ठीक है ना, कि हम मुस्लिम धर्म है मुझे वोट मिलना चाहिए, हम हिंदू धर्म है मुझे वोट दो। इस तरह जो राजनीतिक होती है इसको बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। ओके, अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी। अब देखिए कौन कौन प्राथमिक ऊर्जा मैं आपको बताता हूं। ऊर्जा का दो टाइप, यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी ऊर्जा एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राथमिक ऊर्जा, सेकेंडरी ऊर्जा। तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो जो नेचुरली जो ऊर्जा दिख रहा है ना, जो नेचुरली जो ऊर्जा है वो है प्राथमिक ऊर्जा। वो क्या है? प्राइमरी एनर्जी है। और जो ये जो विद्युत वाला है ना, ये है सेकेंडरी एनर्जी, यानी कि द्वितीयक, है ना। सेकेंडरी एनर्जी, द्वितीयक एनर्जी, द्वितीयक ऊर्जा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बोला कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्या है? द्वितीयक एनर्जी है, द्वितीयक ऊर्जा है। और पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब प्राथमिक ऊर्जा है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। कौन सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा जो सूरज से हमें जो एनर्जी प्राप्त होता है उसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं ना, हमेशा जिंदगी भर कयामत तक उसको प्राप्त करते रह सकते हैं, और बहुत सालों से प्राप्त करते आ रहे हैं, प्राप्त करते रहेंगे, है ना। तो ये नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जिसको रीन्यूएबल, मतलब इसको नया किया जा सकता है बार 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 बार। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है? आप आपको बताना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है? 1907 में। कब होती है? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है। टाटा, तो टाटा जो कंपनी है ये आपका क्या बोलते हैं? मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है ना, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी टाटा। ओके, 1907 में इसकी स्थापना होती है। आगे सवाल है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना जी, पता है सबको, का जन्म बिहार में हुआ था। और वो बिहार के कौन सा जिला है? पटना जिला है। कौन सा जिला है? पटना जिला है। पटना, अभी भी जाओगे पटना सिटी में तो पटना साहिब मिलेगा, और वहां मिलेगा आपको सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, यानी कि पटना साहिब जंक्शन भी है इसके नाम से, और बहुत बड़ा बनाव भी है। तो सिखों के जो पहले गुरु थे वो आपको पता है गुरु नानक, है ना जी, गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु रहे हैं। तो इस तरह से सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे, आंसर सी इसका होगा।
आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये सवाल तो हर कोई जानता है जी, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जी। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये हुआ था कहाँ, अमृतसर में, है ना। अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह है ना, बाग है। अभी भी जाओगे तो एक स्मारक बना हुआ है और वहाँ पे जो भी लोग शहीद हुए थे उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको पता है जनरल डायर जो वहाँ के था, इंचार्ज था उस एरिया का, उन्होंने गोली चलवा दी अपने सिपाहियों से, ठीक है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि NEC, इसमें NEP, इसमें कौन कौन चीज आता है पहले ये जानना पड़ेगा। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण आता है, वैश्वीकरण आता है और एक आता है निजीकरण। क्या आता है, निजीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में से ऑप्शन कौन है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, निजीकरण नहीं है, मतलब ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोला जा रहा, कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो उदारीकरण तो है ही है भाई, वैश्वीकरण भी है, निजीकरण नहीं है ना। निजीकरण को होना चाहिए था, लेकिन ये फालतू में ये एक्स्ट्रा आ गया, ये तो ऐसा है नहीं, ये तो इसमें शामिल भी नहीं है। बोलिविया एक देश है। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, पानी की कमी, कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा भी दौर आया है बोलिविया में, और हर जगह कभी कभी सुनने को मिल जाता है सुखाड़ जब होता है तो बोलिविया में पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी। लोग बहुत वहां पर मतलब मारा मारी हो, जन संघर्ष हो गया। जन संघर्ष समझ रहे हैं ना, मतलब आपसी में लड़ जाना, है ना, भिड़ जाना, मारपीट हो जाना, ठीक है ना। तो ये होता जन संघर्ष। तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी भाई साहब, पानी तो एक तो मिलना मुश्किल है, पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, ठीक है ना। हमारे पास तो बहुत कुछ है पानी यार, टेंशन नहीं है फिलहाल, हमें मतलब सदउपयोग करना चाहिए पानी का, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ था, कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में, जब गांधी जी डांडी पहुंचे थे, नमक कानून तोड़े और नमक कानून तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वही नमक कानून तोड़े ना, नमक कानून टूटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब कि सरकार की जो अवज्ञा है, उस सरकार की बातों को अवज्ञा करना मतलब अवहेलना करना है, नहीं मानेंगे। डिसओबीडियंस मतलब हुआ सिविल को नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, सरकार की बातों को नहीं मानेंगे। सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार था, वो नमक कानून पर रोक लगा दिया था, कोई भी नमक नहीं बनाएगा। तो आपको याद होना चाहिए 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। इसी के जस्ट 1931 में जो है क्या है, इरविन, लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन जो है गवर्नमेंट था, गवर्नर था, लॉर्ड इरविन के साथ जो है समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1930। आगे बढ़ते हैं जी। भारत में वित्तीय वर्ष की स्थापना, वित्तीय वर्ष होता है कब होता है भाई, तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब होता है, हर देश में अलग अलग होता होगा, है ना, इसलिए भारत में पूछा जा रहा। तो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। क्योंकि याद रखें, इस सवाल में कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, जब आपको भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, RBI, इसकी स्थापना 1 अप्रैल को होती है, ठीक है ना, 1 अप्रैल को होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में है। तो याद रखेंगे, तो RBI जो बैंकों का बैंक है, सभी बैंक का बाप है, उनका स्थापना 1 अप्रैल को होता है, इसलिए याद करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। जब 1 अप्रैल याद रहेगा तो जस्ट 12 महीना जोड़ लेंगे, 31 मार्च लास्ट होगा, है ना। तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे, 1 अप्रैल होगा कि 1 जुलाई होगा, बंदा कंफ्यूजन पड़ जाता है। तो याद रखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में, संजय गांधी जैविक उद्यान है जी, और ये है बिहार के पटना जिला में, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जैविक उद्यान है, पार्क वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल भाई, बहुत बार। इंटरनेशनल महिला एक्चुअली हिंदी गलती लिखो इसलिए इंग्लिश में गलती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, इंटरनेशनल वुमेन डे क्या होता है, तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कब, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, याद रखेंगे। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था जी, गुटेनबर्ग आपको पता है, सबसे पहले किताब नहीं छापा था ना, सबसे पहले बाइबिल किताब छापा था जी, बाइबिल, है ना, बाइबिल गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल किताब छापा था। तो इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन जाता है गुटेनबर्ग। इनका जन्म होता है जर्मनी में, कहाँ होता है, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म होता है, ओके। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल पढ़ते जी, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, यानी कि इंस्टीट्यूशन फाइनेंस, है ना, फाइनेंस,
ऑफ मीन्स। तो संस्थागत वित्त का साधन मतलब जो वित्त, समझ रहे हैं, वित्त मतलब समझिए कि क्या, फाइनेंस, पैसा वैसा की बात किया जा रहा। अब देखिए संस्थागत मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। अगर सेठ साहूकार देखें तो सेठ साहूकार क्या होता है, ये तो इसके पास कोई संस्थान थोड़ी होता है, रिश्तेदार कोई संस्थान थोड़ी होता है। हाँ, व्यावसायिक बैंक होता है, ये एक संस्थान होता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो तो ये नारा है। और नारा आपको एग्जाम में एक ने एक पूछ देता है, वेदों की ओर लौटो, करो या मरो, इस तरह नारा पूछते हैं ना, कर मत दो। तो ये तो नॉर्मल है, आपको पता भी होगा, है ना, करो या मरो ज्यादा पूछता भी है। तो वेदों की ओर लौटो जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों में जो बातें बताई गई उसको, उस पर ध्यान दो, है ना। तो ये आंसर बहुत ही सटीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो हर धर्म में जो लोग हैं ना, अपने अपने जो पूर्वज थे, पूर्वज की बातों को याद दिलाने पे तुले थे। जैसे मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम धर्म में अपने पुरानी बातों को याद करो, है ना, जो पहले पूर्वज क्या करते थे। उसी तरह से हिंदू धर्म में वेद की ओर लौटने के लिए बारे में बोला जा रहा है, वेद को ध्यान दो, वेद में कैसे कैसे लोगों ने विजय प्राप्त किया है, भारत को उसी तरह से जीता जा सकता है। तो ये जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, है ना। आगे बढ़ते जी। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन, ये कंफ्यूजन सवाल बहुत बनता है ये वाला, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर आपकी किताब में इसका ये दिया हो, सार्वजनिक टेलीफोन दिया हो, ठीक है, किताब में, आपकी किताब में ये भी दिया हुआ है कि भारत में टोटल जो है 29 राज्य, किताब में दिया हुआ ना, भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य दिया हुआ है। लेकिन अगर सवाल में आ जाए कि वर्तमान में भारत में कौन सा राज्य है, तो कितने राज्य, तो 29, 28, कितना टिक लगाओगे, 28 लगाओगे, क्लियर, चूंकि जानते हैं भारत में टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य है। इसी तरह सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है का मतलब क्या समझे, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है का मतलब वर्तमान में कौन सा साधन है, तो भाई साहब मोबाइल को टिकट लगाना है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस मतलब आपके सिलेबस चेंज होना मांगता है, सोशल ऐसा चीज है जो हमेशा बदलते रहता है कुछ ना कुछ, तो ये सब चेंज होना मांगता है। तो पहले जिस टाइम किताब छपा था उस टाइम मोबाइल उतना नहीं था, टेलीफोन ज़्यादा चलता था। अब तो मोबाइल हो गया, हर बच्चा के पास मोबाइल है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। वार एंड पीस, ये है रचना, किताब का नाम है वार एंड पीस। किसकी रचना है, हाँ, तो वार एंड पीस किसने लिखा, कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजल। तो वार एंड पीस किसने लिखा, लियो टॉलस्टॉय, याद रखेंगे, वार एंड पीस, है ना, किसने लिखा, लियो टॉलस्टॉय, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई, ठीक है। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जब आप संसाधन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो जिम्मरमैन ने ये बात बोले थे कि संसाधन होता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको मुझसे जरूरत है तो आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा एंड वीडियो को चालू करना पड़ेगा। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं ना, क्यों, क्या पूरी कर रहे हैं, आपको सवाल पढ़ना है तो आवश्यकता पूरी हो रहा, और किससे पूरी कर रहे हैं, मेरे से पूरी कर रहे, तो आपके लिए मैं संसाधन हो गया। तो संसाधन बनाना पड़ता है ना जी, जिम्मरमैन यही बोला कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनाना पड़ता है, यानी कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता को अगर जाहिर कर रहे हैं तो आपके लिए वो संसाधन बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1979 में, 1980 में, 1981 में। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ओके, आपको बताना सवाल, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई, 2 मैंने होमवर्क पूछ लिया, है ना, होमवर्क तो मेरे देने की आदत है, आप लोग बताएंगे। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, समझ रहे हैं, जेडीयू, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, बताया था मैंने बहुत बार, गलत आंसर मत बताइए तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, भाई साहब बहुत ही गजब का सवाल यहाँ पे। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं, तो नीति आयोग। पहले नाम था योजना आयोग, ठीक है ना, अब क्या हो गया, नीति आयोग। 15 मार्च, यही शायद डेट है, 15 मार्च 1950 को ना योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, योजना आयोग की। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, मेन आदमी होता है, वो क्या होता, उस समय का मतलब जिस समय का आयोग होगा उस समय का प्रधानमंत्री, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जाहिर सी बात डॉक्टर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना। और अभी कौन है, तो भाई अभी सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया था। अब नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी, याद कर लो, 1 जनवरी 2015 को,
हाँ यही है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापना होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन बीमारू राज्य, बीमारू, इसी बीमारू में सभी राज्य का नाम छुपा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी है भाई। देखो ये सेम सवाल आ गया था 2019 में। अब बंदा क्या करे, करे सो क्या करे, ये तीनों के तीनों बीमारू राज्य हैं। लेकिन अगर आपसे पहला अगर ये सवाल आ जाए तो आप किसको टिक लगाओगे, ये सवाल अगर आ जाए, हालांकि देखो BIMARU, बी से बिहार, ठीक है ना, बी से बिहार, BI से बिहार, MA से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश हो गया, R से हो गया राजस्थान हो गया, U से हो गया उड़ीसा, ठीक है ना। तो आपको अगर ये सवाल आ जाए तो आपको बिहार टिक लगाना पड़ेगा मजबूरन में, है ना, मजबूरन बिहार में टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि देखो बीमारू में सबसे पहले बी आ रहा, पहला मतलब ये चारों राज्यों में सबसे ज्यादा गरीब अगर देखा जाए तो बिहार को ही माना जा रहा, तो पहला आंसर हमारा ये होगा। अगर इस तरह सवाल आ जाए तो इनमें से अगर सभी रहता ना, अगर रहता इनमें से सभी तो हम टिक लगाते इनमें से सभी, लेकिन अगर ऐसे आ जाए इनमें से कोई नहीं तो आपको बिहार टिक लगाना है। ठीक है, समझ गए फंडा क्या है, फंडा समझो सवाल का, सवाल ऐसा घुमा के दिया जा सकता है कि बंदा इसमें गलती करे और आप इनमें से कोई नहीं टिक लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सभी तो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन, तो आपको बिहार टिक लगाना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं चारों बीमार राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा बीमार जो है बिहार को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पे कंडीशन के हिसाब से आंसर टिक आउट करोगे। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, भाई पृथ्वी को क्या कहते हैं, क्योंकि वृहद क्षेत्र में जल बहुत ज्यादा है पृथ्वी पे, इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, याद कर लो NDC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये पूरा फुल फॉर्म भी याद करना बहुत जरूरी है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी, 1952 में। ओके, आंसर सी। आगे सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। इस दिन मतलब यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताना, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, कबूतर, हंस, मोर, तो हर कोई जानता है। कभी कभी मयूर बोलता है, मयूर मतलब वही होता है, मोर होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है। देखो मुझे ये सवाल बताना था, मैं उसमें बता रहा था, क्या था सवाल था ना अभी, उसमें मैं बता रहा था, RTI में बता रहा था, RTI में नहीं है वो जो मैं बता रहा था ना नागौर, वो RTI में नहीं बल्कि ये पंचायती राज व्यवस्था में होगा। ठीक है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान में पूरा राजस्थान में लागू नहीं हुआ, पूरा राजस्थान में, राजस्थान का सिर्फ एक जिला था और उस जिला का नाम क्या था, नागौर। ठीक है ना, नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन में, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। इसके बाद फिर दूसरा अलग अलग राज्य में फिर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोरवाट का मंदिर आपको पता है कहाँ है, कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। ये भी सवाल आता है आपके एग्जाम में कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। और ये जो स्थापना किया गया था, निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ठीक है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान होता है। मतलब जो राजनीतिक दल है, जो नेशनल पार्टी है, उसका सिंबल क्या होगा, जैसे कि पंजा छाप होगा, कि कमल छाप होगा, कि तीर छाप होगा, कि हाथी छाप होगा, ये कौन डिसाइड करेगा भाई, ये जो उसका मान्यता होगा कि हाँ ये नेशनल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। हर कोई, अगर हम यहाँ पे 100 आदमी का ग्रुप बना देंगे हम, तो हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहला जाएंगे, हमको मान्यता मिलना चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा, निर्वाचन आयोग से मान्यता मिलेगा, हमको वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन हमको मिल जाएगा, तो वहाँ से तब हम जानेंगे कि मेरा भी राजनीतिक दल है। तो ये कहाँ से मिलता है, निर्वाचन आयोग से मिलता है। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती, किस पर डिपेंड करती है लोकतंत्र की सफलता। लोकतंत्र को अगर सक्सेस बनाना है ना, तो डिपेंड किस पर है, नागरिकों की उदासीनता पर। अगर नागरिक उदास रहे, नागरिक सरकार से गुस्सा रहे, लोकतंत्र से नाराज रहे, तो क्या लोकतंत्र सफल होगा, कभी नहीं होगा जी, है ना। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई, अगर नागरिक लोग गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है ना जी, मतलब जो कानूनी काम है नहीं, जो बल्कि गैर कानूनी काम कर रहा, तो भी जो है सफल नहीं होगा। हाँ, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, मतलब ये हुआ कि सरकार के कामों में नागरिक भी जो है उसको सहयोग कर रहा। सहभागिता मतलब विवेकपूर्ण, मतलब दिमाग से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाए? भाई ये सवाल तो एकदम कंफर्म है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, मैंने बताया है बहुत बार। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और जो सेवा सेक्टर है, सेवा सेक्टर है, इसको बोलेंगे थर्ड, ठीक है ना, थर्ड सेक्टर बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र इसको क्या बोलेंगे? इसको तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और प्रथम क्षेत्र कौन है? कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र के बहुत सारा अंतर, जैसे कि पशुपालन, खेती वगैरह सब इसी में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, टीपू सुल्तान कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। और मैसूर जो है कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है ना, कर्नाटक में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है, बिकॉज इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ 40 सवाल था। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यानी कि अगर भारत का विकास चाहिए, भारत का विकास होना मांगता है, तो आपको सबसे पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप यूं ही अनुमान लगा सकते हैं, भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, है ना जी। तो ये इन्होंने कहा था कि भारत का अगर विकास होना मांगता है, अगर विकास संभव करना चाहते हो, भारत का विकास करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया 40 और 40 का आंसर हो गया ए। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने 2019 का क्वेश्चन बैंक फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट कर ली है। आप लोग का रिकमेंड से रहेगा तो 2019 का सेकेंड सेटिंग भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, तो इससे पहले साइंस भी आना जरूरी है। तो आप लोग 2019 के क्वेश्चन बैंक में कितना सही सवाल के जवाब दिए हो, नीचे कमेंट करना। और जो मैंने 2 सवाल पूछा है उसका आंसर जरूर बताएं। कोसी की नदी की स्थापना कब हुई थी? और एक सवाल मैं बताया था जेडीयू, है ना, जेडीयू की स्थापना कब हुई? इन दोनों की स्थापना तुम लोग नीचे कमेंट करोगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से फटाफट। जो पहली बार आए चैनल पे सबसे उन सबको खैर मकदम स्वागत, वेलकम। सब जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।